हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जेनेटिक्स के कुछ वीबीआई ऑब्जेक्टिव्स हमने गेस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और अंत तक बने रहें। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आज का क्वेश्चन है जेनेटिक्स का कि सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत की बात करते हैं जिसे क्रिक के द्वारा दिया गया था। क्रिक ने ये मूल सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा के बारे में बताया था। तो ये जो सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत के अंतर्गत रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना और ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन बनना। तो अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनते हैं और डीएनए से फिर आरएनए बनेगा। तो इसको क्या कहोगे, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा तो इसे क्या कहोगे, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका आनुवांशिक सिद्धांत की खोज से संबंधित है। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज से संबंधित था आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हिंदी में आपने रूपांतरण सिद्धांत या रूपांतरण के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपका ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि जेनेटिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए उन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था और चूहे के ऊपर आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के इस प्रभेद और आड़ प्रभेद को उसके अंदर इंजेक्ट करवाया था, इंजेक्शन की मदद से प्रवेश कराया था और फिर जाकर के उन्होंने ये जो थ्योरी है या फिर ये जो प्रैक्टिकल उन्होंने पूरा किया था। तो आपसे पूछे कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज से संबंधित है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आनुवांशिक पदार्थ की खोज से ही संबंधित एक और प्रयोग किया गया था जो हर्षेवम चेस के द्वारा किया गया था बैक्टीरियोफाज और इकोलाई के ऊपर। उसके बाद अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो बैक्टीरियोफाज के अगर आनुवांशिक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियोफाज के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरियोफाज के आनुवांशिक पदार्थ क्या है आपका, तो डीएनए। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियोफाज होते हैं तो उन्हीं हिसाब से आनुवांशिक पदार्थ बदलेगा। बट अभी जो हमने सिंपल लिखा है बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ, तो आपको क्या बोलना है या फिर क्या एग्जाम के लिए टिक आउट करके आना है, डीएनए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त समूह एबीओ हम लोगों का ब्लड ग्रुप एबीओ होता है। किसी का ए होगा, किसी का एबी होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा। तो मानव रक्त समूह एबीओ के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, तो उस जीन को हम लोग बोलते हैं आई जीन। यानी एक अकेला आई जीन के द्वारा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो डिसाइड होता है। उसके बाद आपका क्या, मानव रक्त समूह के लिए उत्तरदायी एलील। अगर हम आई जीन की बात करते हैं तो आई जीन के बच्चों, आई जीन के कितने एलील होते हैं, आई जीन के 3 एलील हैं। एक है आपका आई ए, दूसरा है आपका आई बी और तीसरा है आपका आई ओ। और ये तीनों एलील मिलकर के हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रक्त समूह के लिए उत्तरदायी एलील कौन है। तो एलील की बात हम ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बता ही दिए हैं कि आई जीन के 3 एलील है, ए, आई बी और आयु। तो मानव रक्त समूह के लिए उत्तरदायी एलील कौन सा है, तो आई ए, आई बी और आयु। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव रक्त समूह एबीओ के लिए उत्तरदायी जीन प्ररूप कौन कौन है। तो अगर एबीओ रक्त के लिए उत्तरदायी जीन प्ररूप की अगर हम बात करते हैं तो जीन प्ररूप अलग होता है बच्चों, एलील अलग है, जीन अलग है, जीन प्ररूप अलग है, सभी चीजें अलग है। तो अगर हम बात करते हैं आइए, यानी कि अगर एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते तो उसके लिए कितने प्रकार के जीन प्ररूप बन रहे हैं, तो ये आपके 6 टाइप के बनेंगे। ये एनसीईआरटी मेंशन है, आप ध्यान में रखना, ये सब सारे हमने एनसीईआरटी से कवर किया है। आइए इससे अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर आइए एलील है तो उनके शरीर के अंदर या फिर उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उनका ब्लड ग्रुप आपका ए होगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड के अंदर आइए और आईओ अगर जीन प्ररूप अगर देखने को मिलते फिर भी उन व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। अगला है आपका आई बी, तो इस कंडीशन में आपका व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद है आई बी आई ओ, तो इस कंडीशन में व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी क्या आएगा, आपका बी आएगा। आई ए आई बी के कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या आएगा व्यक्ति का, तो वो आएगा आपका ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए बी। इसके बाद है आपका
IO और IO। तो अगर ऐसा जीन प्रारूप अगर किसी व्यक्ति के अंदर मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, उसका ब्लड ग्रुप आपका आएगा O आएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव रक्त समूह के लिए उत्तरदायी एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं। मानव रक्त समूह के लिए उत्तरदायी जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं। तो हम एंटीजन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो एंटीजन जो होता है वो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं आपके एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर। कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर। और कौन से एंटीजन, तो मानव के लिए उत्तरदायी जो एंटीजन है, एंटीजन कौन कौन सा हुआ, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये है। इसी को एंटीजन ए को अल्फा और बी को बीटा बोला जाता है और इसी के बेस पर डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर व्यक्ति के अंदर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और दोनों अगर एंटीजन है तब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। सपोज डेट के लिए मान लिया जाए किसी व्यक्ति के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन मिलेगा, तो अगर दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तब उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तब उसका ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। अगला अपूर्ण परिभावता के उदाहरण। अपूर्ण परिभावता जिस चैप्टर संख्या 5 से लिया गया है, जिसमें आपने मेंडल की थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मेंडल की थ्योरी के फिर अपवाद भी थे, तो उस अपवाद में आपको अपूर्ण परिभावता पढ़ाया जाता है। तो अपूर्ण परिभावता के उदाहरण, तो अगर हम अपूर्ण परिभावता की बात करते हैं तो अपूर्ण परिभावता में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, वो क्या आपका स्नैप ड्रैगन, जिसको हम लोग एंटीडायवेनम या फिर स्वान पुष्प कहते हैं। जिसमें क्या देखा गया था कि जैसे कि जिसमें आपका रेड फूल और सफ़ेद रेड और वाइट फूल को जब क्रॉस कराया गया था तो F1 पीढ़ी में जो वहाँ पे आपको वहाँ पे रेड और व्हाइट फ्लावर ना आकर के पिंक फ्लावर आ गया, तो दोनों का मिक्स वाला आया था। न वो ठीक से रेड था, न ठीक से वो पूरी तरीके से न रेड था, न पूरी तरीके से वो व्हाइट था, तो वो अपवाद है। तो अपूर्ण परिभावता ये हो गया आपका अपूर्ण परिभावता के एग्जाम्पल, और कहें तो मेंडल के नियम की एक अपवाद। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका सपरिभावता के उदाहरण है। सपरिभावता, तो सपरिभावता की अगर हम बात करते हैं तो सपरिभावता के उदाहरण की बात करें तो वो क्या आपका मानव रक्त समूह ए बी, यानी कि अगर जिसमें आप कहते हैं ना ब्लड ग्रुप ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो क्या है आपका सपरिभावता का उदाहरण है। और ये भी देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, जिसमें आपका क्या है कि आपका इसमें भी आपका जो आपका इसके लिए जो उत्तरदायी जो एलील या जीन प्रारूप होगा IA IB, तो इसमें IA ने भी अपना पूरा प्रभाव डाला और IB भी क्या किया, अपना पूरा प्रभाव डाला। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, AB। तो सपरिभावता के उदाहरण अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे हम बुआ, AB बोलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो बोला गया वो है पीलियोट्रोफी, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे बहुपरिभावता। तो बहुपरिभावता के बारे में देख लीजिए। बहुपरिभावता या फिर पॉलीट्रॉफी के उदाहरण अगर आपसे पूछता है तो पीलियोट्रोफी के उदाहरण है आपका सिक्कल सेल एनीमिया, और दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है फिनाइलकीटोनुरिया। ये भी आपका एक प्रकार का अनुवांशिक विकार में मेंडलीय विकार है, और ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक विकार में मेंडलीय विकार है। तो दोनों एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है, लेकिन अनुवांशिक विकार में कैसा विकार है तो हम क्या बोलेंगे हुआ, दोनों के बारे में बोलेंगे कि दोनों के दोनों एक प्रकार के मेंडलीय विकार है। और पीलियोट्रोफी के बारे में तो आपको बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ करके नहीं चलना है। ये एनसीईआरटी में है, जो साइड बुक से हम लोग बिहार और यूपी बोर्ड वाले जो होते हैं वो साइड बुक से पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है, और ये आपके क्वेश्चन बैंक में इन टर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। पीलियोट्रोफी के उदाहरण पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आपको, सिक्कल सेल एनीमिया, और अगला क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। तो आप हमारे अगर इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसी ही क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे जैसे वीडियो हम बनाएं वो आपको उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इतना ही आज के लिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।